सही है, दिख रहा है ना सबको? फोकस पढ़ रहे जो आए थे देख लो लाइट। अरे वो पढ़ रहे हैं तो भी एडिट कर लेंगे हमारे पास तो एक उसको कर लेंगे हाँ यही तो कह रहा हूँ मैं ना। चलो हम चर्चा करेंगे आज वर्णों के वर्गीकरण के बारे में। और पिछले कालांश में हमने वर्णों को दो भागों में बांटा, एक स्वर और एक व्यंजन। फिर उसके बाद में हमने स्वरों के भी जो दो भेद थे वो देखे। उसके बाद में व्यंजनों की परिभाषा और व्यंजनों के जो कुछ प्रकार थे वो हमने अच्छे से पता किया। आज हम स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर वर्णों के दो भेद करेंगे। कितने करेंगे? दो। एक तो कौन से होंगे? घोष, और एक बोलो अघोष। घोष का मतलब क्या होता है? देखो, घोष का मतलब होता है गूंज या नाद। तो हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों का, घोष की परिभाषा में क्या लेंगे? हाँ, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिकाओं में क्या होगा? कंपन, या क्या होगी? गूंज, या क्या होगा? नाद। उन्हें हम कह देंगे कैसे वर्ण? घोष वर्ण। और घोष वर्णों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और बोलो ये, रे, ले, वे, और सभी स्वर है भी आएगा इसमें, और साथ में सभी स्वर। सभी स्वर भी क्या होते हैं? घोष वर्ण। क्या होते हैं? घोष वर्ण। तो घोष वर्णों की संख्या बोलो। देखो, एक वर्ग से 3-3 ले रहे हैं तो 5 वर्गों से कितने हो गए? 15 प्लस 5 ये वाले, और सभी स्वर कितने होते हैं? 11। तो बताओ कुल कितने होंगे? 31। मुझे बताओ कौन से वर्णों की संख्या 31 होती है? घोष वर्णों की। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है उन्हें कौन सा वर्ण कहेंगे? घोष वर्ण। और घोष वर्णों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, रे, ले, वे, है, और सभी बोलो स्वर। सभी कौन आएंगे? स्वर। अच्छा, घोष की संख्या 15 प्लस 5 प्लस 11 बराबर है 31। तो मुझे बताओ प्रिय विद्यार्थियों, अघोष वर्ण किसे कहेंगे? अघोष किसे कहेंगे? बोलो। हाँ, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिकाओं में अब क्या नहीं होगा? कंपन। क्या नहीं होगी? गूंज। क्या नहीं होगा? नाद। उन्हें कैसे वर्ण कहेंगे? अघोष। और अघोष वर्णों में देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्लस से। ये से कौन सा? तालव्य है, ये वाला मूर्धन्य है, और ये बोलो दंत है। तो मुझे बताओ अघोष की संख्या प्रत्येक वर्ग से 2-2 ले रहे हैं तो 5 से कितने हो गए? 10, और ये कितने? 3 बराबर है 13। कितने हो गए? 13। तो मुझे बताओ कौन से वर्णों की संख्या 13 होती है? अच्छा, कौन से वर्णों की संख्या 31 होती है? कौन से वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता? अघोष। देखो, 13 तो ये और 31 ये, 13 और 31 कितना होगा? 44। और हिंदी भाषा में मुख्य वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। इन 44 वर्णों को स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर, या गूंज या नाद या घोष के आधार पर कितने भागों में बांट दिए? 2 भागों में। एक तो घोष और एक अघोष। लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। लिखो भाई। हाँ, ये लिखो सबसे पहले, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन या गूंज या नाद के आधार पर वर्णों के भेद। और सबसे पहले घोष वर्ण, फिर उसके बाद में घोष में लिखेंगे। ये सब लिख लें तो मुझे बताएंगे आप, है ना? लिखवाऊं?
लिखो घोष में, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिकाओं में, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिकाओं में कंपन, गूंज या नाद होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिकाओं में कंपन, गूंज या नाद होता है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। फिर से सुने, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिकाओं में कंपन, गूंज या नाद होता है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत, इसी में लिखेंगे, इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, ऐसे चौथा, पांचवा वर्ण, इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये, रे, ले, वे, है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये, रे, ले, वे, है तथा सभी स्वर आते हैं, तथा सभी स्वर आते हैं। लिखा है यहां तक। इनकी संख्या, इनकी संख्या 15 + 5 + 11 बराबर 31 होती है। इनकी संख्या 15 + 5 + 11 बराबर 31 होती है। लिखा है यहां तक। 2 नंबर पे लिखो अघोष वर्ण। अघोष लिखेंगे और अघोष में लिखना है, लिखवाऊं क्या? यस सर। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिकाओं में कंपन, गूंज या नाद नहीं होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिकाओं में कंपन, गूंज या नाद नहीं होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। लिख लिए। इनकी संख्या इनकी संख्या क्या लिखा आपने? कहते हैं इनकी संख्या, इस बार काटेंगे इसको, इनकी संख्या को पहले ये लिखेंगे, इसके अंतर्गत है ना, ये लिखो इनकी, इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा से आते हैं।
इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा से आते हैं। इनकी संख्या 10 + 3 बराबर है। इनकी संख्या 10 + 3 बराबर 13 होती है। लिखा है यहाँ तक। इनकी संख्या 10 + 3 बराबर 13 होती है। तो मुझे बताओ स्वर तंत्रिकाओं में कंपन या गूंज या नाद के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। एक तो कौन से? घोष, और एक बोलो जिनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो वो तो कौन से कहलाएंगे? और कंपन नहीं हो तो? अच्छा, घोष में बोलो कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, और बोलो ये, रे, ले, वे, है, और सभी। अच्छा, घोष की संख्या बोलो, और अघोष की संख्या? प्रत्येक वर्ग का पहला और से संख्या की बात करें तो 13। ये था हमारा स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर। कभी क्वेश्चन आ रहा है घोष व्यंजनों की संख्या बताइए, तो 20 करा के 31 में घोष की 31 करेंगे ना? 20 कौन सा हिसाब से करेंगे? सर व्यंजन ही पूछ रहे थे तो 15 + 5 20 होना चाहिए, 11 तो सौ रहा। नहीं, व्यंजन पूछेगा तो भी घोष व्यंजनों की संख्या 31 ही करेंगे, है ना? घोष की बात आ रही है तो कितना करेंगे? 31 करेंगे। हाँ, घोष व्यंजन चाहे वर्ण, ये 2 ही होते हैं। स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर वर्ण कहो चाहे अपन व्यंजन कहेंगे। घोष और अघोष 2 भाग होते हैं, और घोष की संख्या 31 और अघोष की 13। किनका? किसका? क्या होगा? किसकी बात कर रहे हो आप? घोष की। हाँ, अच्छा देखो, कुछ पुस्तकों में ये वर्ण की जगह है ना, इसको व्यंजन कहा गया है ना? व्यंजन कहा गया है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। वर्ण कहे चाहे व्यंजन कहे, 2 भागों में करेंगे इसको डिवाइड। एक तो कौन सा? घोष, और एक अघोष। अगला वर्गीकरण पढ़ेंगे हम। हाँ, 31 ही ध्यान रखना अपने को, घोष की संख्या। अगला वर्गीकरण है प्रयत्न या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वर्णों के भेद कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। एक नंबर बोलो कौन सा? अल्प प्राण, और 2 नंबर पे महाप्राण। किसके आधार पर हैं? उच्चारण में लगने वाले समय, या कह सकते हैं प्रयत्न के आधार पर। वर्णों को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो अल्प प्राण और एक महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहेंगे? कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर, देखो अल्प का मतलब है थोड़ा, हाँ, जिसे कम भी कह सकते हैं, थोड़ा या कम समय लगे, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और अल्प प्राण वर्णों से थोड़ा अधिक समय लगे, उन्हें कौन से वर्ण कहेंगे? महाप्राण। देखना एक बार, जैसे मैंने यहाँ लिखा कै, खे, गे, घे, णे। अच्छा, कै का मीनिंग क्या बनाते हैं हम? के। खे का बोलो, और गे का, और घे का, और अणे का एन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एन। देखो के और के एच को बोलने में कम समय किस में लगा? के में, अपेक्षा किसके? के एच के। इसी प्रकार जी और जी एच को बोलने में कम समय किस में लगा? जी में, अपेक्षा किसके? जी एच के। और फिर एन में। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, और प्रत्येक वर्ग का 5वां। पहला, तीसरा, 5वां, और साथ में ये, रे, ले, वे, और सभी बोलो
सभी कौन आएंगे? स्वर। तो मुझे बताओ अल्प प्राण वर्णों की संख्या प्रत्येक वर्ग से हम 3-3 ले रहे हैं, तो 5 वर्गों से लेंगे कितना होगा? 15 प्लस 4 ये और प्लस सभी स्वर कितने होते हैं? 11। जोड़ो इनको, कितना होगा? 30। अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितना करना है? 30। और उच्चारण में क्या लगेगा समय? थम, थोड़ा या कम। उन्हें कह देंगे कौन सा? अल्प प्राण। कौन से वर्ण कहेंगे? अल्प प्राण। और अल्प प्राण वर्णों में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और सभी स्वर। संख्या की बात करें तो 30। इसके बाद में देखो महाप्राण क्या होते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर अल्प प्राण वर्णों से थोड़ा अधिक समय लगे, हाँ ज्यादा लगे, उन्हें कहते हैं महाप्राण। देखो पहला, तीसरा, पांचवा तो अल्प प्राण है, बच गया कौन सा? दूसरा और चौथा, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। साथ में बोलो से है। अच्छा, एक वर्ग से 2 ले रहे हैं तो 5 वर्गों से कितने हुए? 10 और 4 ये कितना हो गया टोटल? 14। महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी और अल्प प्राण की कितनी? और 30 और 14 कितना? 44। हिंदी भाषा में मुख्य वर्णों की संख्या भी 44। इन 44 वर्णों को प्रयत्न या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में, एक तो अल्प प्राण और एक महाप्राण। उच्चारण में कम समय लगे वो तो अल्प प्राण, और अल्प प्राण से थोड़ा ज्यादा समय लगे तो महाप्राण। लिखेंगे आप थोड़ा अल्प प्राण। हाँ, 1 नंबर पे लिखो अल्प प्राण। लिखो लिखो। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम समय लगता है, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम समय लगता है उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम समय लगता है उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं? अल्प प्राण। और लिखना है इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण ये, रे, ले, वे तथा सभी स्वर आते हैं। फिर से सुने, इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण ये, रे, ले, वे तथा सभी स्वर आते हैं। इनकी संख्या इनकी संख्या 15 प्लस 4 प्लस 11 बराबर 15 प्लस 4 प्लस 11 बराबर 30 होती है। कितनी होती है? 30। लिख लिए यहां तक? फिर लिखेंगे महाप्राण। महाप्राण लिखेंगे 2 नंबर पे। बोलू परिभाषा? जिन वर्णों का उच्चारण करने पर
अल्प प्राण वर्णों से जिन वर्णों का उच्चारण करने पर अल्प प्राण वर्णों से थोड़ा अधिक समय लगता है, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर अल्प प्राण वर्णों से थोड़ा अधिक समय लगता है, उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। यहां तक लिखा है सबने, लिखना है इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण तथा से है आते हैं, तथा से है आते हैं। इनकी संख्या 10 + 4 बराबर 14 होती है। इनकी संख्या 10 + 4 बराबर 14 होती है। किसके आधार पर था वर्गीकरण? प्रयत्न या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। वर्णों को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में, एक तो अल्प प्राण और एक महाप्राण। जिनके उच्चारण में कम समय लगे वो तो अल्प प्राण, और अल्प प्राण से ज्यादा समय लगे तो अच्छा, अल्प प्राण वर्णों में बोलो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा, ये रे ले वे, और सभी बोलो। संख्या की बात करें तो हाँ 30 होती है। कितना होती है? 30। और महाप्राण की संख्या 14 होती है। कितना होती है? 14 होती है। देखो अगला जो हमारा वर्गीकरण होगा, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। 4 प्रकार के होते हैं। नहीं तो बता रही है। स्वरों के भेद, केवल किसके भेद करेंगे? स्वरों के। कितना होते हैं? 2। कितना होते हैं? 2। हाँ कितने होते हैं? 2। भूल गए थे? वो मुखाकृति के आधार पर, है ना। देखो एक तो होते हैं हमारे वृत्ताकार, और 2 नंबर पे कौन से करेंगे? अवृत्ताकार। कुछ विद्वान वृत्ताकार को वृत्तमुखी भी कहते हैं या कह देते हैं, और अवृत्ताकार को क्या कहेंगे? अवृत्तमुखी। डरने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही के नाम है। वृत्ताकार का दूसरा नाम वृत्तमुखी है और अवृत्ताकार का दूसरा नाम अवृत्तमुखी है। वृत्ताकार किसे कहेंगे? कि जिन स्वरों का उच्चारण करने पर केवल और केवल वर्गीकरण किसका कर रहे हैं? स्वरों का। किसका कर रहे हैं? स्वरों का। और जिन स्वरों का उच्चारण करने पर ओष्ठ वृत्त की तरह गोल हो जाए तो उन्हें कहेंगे हम कौन से स्वर है? वृत्ताकार। और वृत्त की तरह गोल ना होकर फैल जाएं उन्हें कहेंगे अवृत्ताकार। अब आप मेरे ओष्ठों की तरफ देखेंगे कि कौन से में तो गोल हो रहे हैं और कौन से में फैल रहे हैं। जिसमें भी गोल होते हैं तो आप हाँ करेंगे ना। ए हुए क्या? आ, ई, ऊ,
री, ए, आई, ओ, औ। कौन कौन से हुए? चार में। एक तो ऊ, ओ, औ। इन चार का उच्चारण करने पर हमारे ओष्ठ वृत्त की तरह गोल होते हैं। अब इसमें यह भी नहीं है कि गुरुजी पढ़ाने वाले के ही गोल होंगे क्या? पढ़ने वाले के भी गोल होंगे, पढ़ने वाले के भी गोल होंगे। देख लो, आप उच्चारण करो। हो रहे हैं क्या गोल? देखिए, करो, उच्चारण करो। नहीं नहीं, केवल चार ही का करो, केवल चार का उच्चारण करो। सबके हो रहे हैं? अगर किसी महानुभाव के नहीं हो रहे हो ना, तो जैसे घर पे जाए या कहीं बाजार में जाए तो फिर करना ऊ ऊ, कोई ना कोई तो गोल कर ही देगा, कर देगा ना। अभ्यास करने से सबके गोल होंगे, ये जरूरी नहीं कि पढ़ाने वाले के गोल होंगे, पढ़ने वाले के भी गोल होंगे। और कौन कौन से में होंगे? ऊ, ओ, औ। इन चार का उच्चारण करने पर हमारे ओष्ठ क्या हो जाएंगे? गोल। और बच गए कितने? 7। ए, आ, ई, री, ए, आई। कितने बचे? 7। 7 और 4 11। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या भी 11। इन 11 स्वरों को ओष्ठों की गोलाई के आधार पर कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो वृत्ताकार और एक अवृत्ताकार। जिनका उच्चारण करने पर ओष्ठ वृत्त की तरह गोल हो जाएं वो तो कौन से होंगे? वृत्ताकार। और गोल ना होकर फैल जाएं तो अवृत्ताकार। वृत्ताकार की संख्या बोलो। और अवृत्ताकार की? अच्छा, 4 कौन कौन से? ऊ, ओ, औ। और अवृत्ताकार बोलेंगे? अच्छा, इसमें एक वृत्ताकार बोलो और एक अवृत्ताकार बोलो। देखो, ऊ, री, अंतर हो रहा है। एक में गोल हो रहे हैं और एक में गोल नहीं हो रहे हैं। तो आप लिखेंगे ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वरों के भेद। हाँ, किसके? अरे हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। अब हम स्वरों का पढ़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वर्णों का था वो। ये रहा ना। अरे देखो तो कहाँ खो रहे हो आप? क्या ओष्ठ गोल का तो नहीं आ रहा है विचार कहीं पे? हाँ, मेरे उस दिन गोल हुए थे, है ना? लिख लो। लिख लो ना। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वरों के भेद 2, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। इसके कोष्टक में वृत्तमुखी लिख लेंगे, इसके कोष्टक में अवृत्तमुखी, और फिर 1 नंबर पे लिखेंगे वृत्ताकार। फिर इसकी हम परिभाषा लिखवाएंगे आपको। लिखवाऊं परिभाषा? लिखो वृत्ताकार की परिभाषा। जिन स्वरों का उच्चारण करने पर ओष्ठ वृत्त की तरह जिन स्वरों का उच्चारण करने पर ओष्ठ वृत्त की तरह गोल हो जाएं, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करने पर ओष्ठ वृत्त की तरह गोल हो जाएं, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर। और इसमें लिख लेंगे जैसे ऊ, ओ, औ। आप ये वृत्त बना के लिखेंगे ना। लिख लो 4 ऊ, ओ, औ। वृत्त बना? हाँ, वृत्त में लिखो। लिख लिए क्या? यस सर।
लिखो अवृत्ताकार या अवृतमुखी। 2 नंबर पे लिखेंगे अवृत्ताकार या अवृतमुखी। लिखो परिभाषा, लिखो जिन स्वरों का उच्चारण करने पर ओष्ठ वृत्त की तरह गोल न होकर, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर ओष्ठ वृत्त की तरह गोल न होकर फैल जाएं तो उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे लिख लो, ये 7 हैं, ए आ ई ई री ए आई। लिखा है सबने? किसके आधार पर वर्गीकरण था? ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। किसका कर रहे हैं? स्वरों का। कितना? 2, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। ओष्ठ गोल हो जाए तो वृत्ताकार और गोल न होकर फैल जाए तो अवृत्ताकार। दिखाई देने के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। 1 नंबर पे तो होता है दृश्य स्वर और 2 नंबर पे कौन से होंगे? अदृश्य स्वर। देखो भाई, दृश्य स्वर किसे कहेंगे, अदृश्य स्वर किसे कहेंगे, एक बार समझने का प्रयास करना है। जैसे दिखाई देने के आधार पर स्वरों के 2 भेद हमने किए। किसके किए? स्वरों के। कितने होते हैं? 2। एक तो दृश्य और एक ही अदृश्य। एक बार देखेंगे, मैंने लिखा कै, का, की, कू, के, कई, को, कऊ और क्री। ये मैंने लिखा है। इसमें देखो, दृश्य की परिभाषा किस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे कि जिन स्वरों का उच्चारण करने पर ये तो ओष्ठ वो है, गोल होंगे, है ना। इसकी परिभाषा दृश्य की देखेंगे कि जिन स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ करने पर, जिन स्वरों का प्रयोग किसके साथ करने पर? व्यंजनों के साथ करने पर स्पष्ट तौर से दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? दृश्य स्वर। क्या कहेंगे? दृश्य स्वर। और स्पष्ट तौर से दिखाई ना दे तो अदृश्य। देखो, जैसे मैंने कै के साथ में ए का प्रयोग किया, कै व्यंजन के साथ ए स्वर का प्रयोग किया, लेकिन ये हमें स्पष्ट तौर से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, जब इसका हम खंडन करेंगे या टुकड़े करेंगे तो इसमें क्या निकलेगा? ए। क्या मिला हुआ है? ए। इसमें देखो क्या दिख रहा है अपने को? आ। स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है। किसकी मात्रा? आ की। इसमें बोलो ई की।
और इसमें अच्छा छोटी या मोटी, इसमें ऊ कैसा, और इसमें मात्रा किसकी, और इसमें बोलो, और इसमें री की। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 10 स्वर ऐसे हैं हमारे जिनका प्रयोग व्यंजनों के साथ करने पर स्पष्ट तौर से दिखाई देते हैं, और ए अकेला ऐसा स्वर है जिसका प्रयोग व्यंजनों के साथ करने पर स्पष्ट तौर से दिखाई नहीं देता। तो अदृश्य में तो कौन सा आएगा, ए, और बाकी बच गए कौन कौन से, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो मुझे बताओ दृश्य की संख्या कितनी, और अदृश्य की, और 10 और 1, अरे 10 और 1 11। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या भी 11। इन 11 स्वरों को दिखाई देने के आधार पर कितने भागों में, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 में। एक तो दृश्य और एक जिनका प्रयोग व्यंजनों के साथ करने पर स्पष्ट तौर से दिखाई दे वो तो, और स्पष्ट तौर से दिखाई ना दे तो। देखो इसमें एक बात और हमें पता करनी चाहिए, यहाँ हमने लिखा है तो आप ये विशेष ध्यान रखें, हिंदी भाषा में जो मात्राओं की संख्या होती है ना, ये कितनी होती है, 10। हिंदी भाषा में किसकी संख्या, मात्राओं की संख्या 10 होती है। जैसे देखो आ की मात्रा, इसमें छोटी की मात्रा, इसमें बड़ी की, इसमें ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा और री की मात्रा। हिंदी भाषा में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 10। ए के कोई मात्रा नहीं होती। इसका एक अलग से नाम और होता है उदासीन स्वर। ए को अलग से एक स्वर और कहते हैं, कौन सा, उदासीन स्वर। चुपचाप बैठा रहता है बेचारा उदास, तो इसको उदासीन स्वर कहते हैं। लिखने का प्रयास करेंगे एक बार, लिखो। हाँ, दिखाई देने के आधार पर स्वरों के भेद 2। दृश्य लिखवाऊं क्या परिभाषा दृश्य की, लिखाऊं क्या परिभाषा, लिखो। जिन स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ करने पर, जिन स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ करने पर स्पष्ट तौर से दिखाई देते हों, जिन स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ करने पर स्पष्ट तौर से दिखाई देते हों, उन्हें दृश्य स्वर कहते हैं। थोड़ी जगह छोड़ देंगे 2 लाइन की, डायरेक्ट अदृश्य की परिभाषा लिख लो पहले। हाँ, ये बाद में लिख लेंगे एक बार, 2 लाइन छोड़ के फिर अदृश्य की परिभाषा लिख लो पहले। लिखो अदृश्य की। जिन स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ करने पर, जिन स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ करने पर स्पष्ट तौर से दिखाई न देते हों, जिन स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ करने पर स्पष्ट तौर से दिखाई न देते हों, उन्हें अदृश्य स्वर कहते हैं। उन्हें अदृश्य स्वर कहते हैं। लिखा है ना सबने। दृश्य में ये 10 लिख देंगे, अदृश्य में ये ए लिख देंगे, इसके ब्रैकेट में उदासीन स्वर लिख देंगे, और आप नोट लगा कि ये भी लिख लेंगे, हिंदी भाषाओं में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 10। लिख लेंगे ना ये बातें, बाकी चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में।